एडवोकेट ने इस तरह शो किया कि सब कुछ क्लाइंट की तरफ से हुआ है, कि उसने जो भी कुछ किया वो एज ए रियल एस्टेट एजेंट किया, ना कि एज एडवोकेट। एक एडवोकेट और एक क्लाइंट का रिलेशनशिप केवल और केवल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पर बेस्ड रहता है। दोस्तों, एक एडवोकेट को एंगेज करने की नौबत कब आती है? जाहिर सी बात है, एक इंसान को एडवोकेट तभी एंगेज करना पड़ता है जब उसने या तो कोई केस फाइल करना हो या किसी केस को उसने डिफेंड करना हो। ऐसे में हर कोई चाहता है कि उसका एडवोकेट एक्सपीरियंस्ड हो, उसे कानून की पूरी जानकारी हो और वो आपके केस को जीतने में कोई भी कसर ना छोड़े। हर कोई यही चाहता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो एक क्लाइंट अपने एडवोकेट से एक्सपेक्ट करता है वो है उस एडवोकेट का ट्रस्ट, यानी कि एडवोकेट वफादार रहे, दूसरी पार्टी से ना मिल जाए और एक बार फीस सेटल हो जाने के बाद आपको और किसी तरह से परेशान ना करे। अगर हम मोटी मोटी बात करें तो यानी कि आपके एडवोकेट में लीगल नॉलेज के साथ साथ लीगल एथिक्स और प्रोफेशनल एथिक्स भी होने चाहिए। क्या ऐसा आपके एडवोकेट में है? दोस्तों, कई बारी कुछ एडवोकेट्स अपने पर्सनल गेन के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट ही काम करने लगते हैं। जैसे कि या तो वो आपके केस को सही तरह से परस्यू नहीं कर रहे हैं, या ऑपोजिट पार्टी से इन्फ्लुएंस हो गए हैं, या फीस को लेकर के आपको तंग करते रहते हैं। ऐसे में आपकी परेशानी डबल होना जायज़ है, क्योंकि एक तरफ तो आपके ऊपर केस का ऑलरेडी प्रेशर है और अब एडवोकेट से भी आपको निपटना पड़ेगा। दोस्तों, एक एडवोकेट के द्वारा इस तरह का कंडक्ट ना केवल क्लाइंट के लिए बल्कि लीगल प्रोफेशन के लिए भी ठीक नहीं है। ये एडवोकेट और उसके क्लाइंट के बीच में मिसट्रस्ट पैदा करता है और लीगल प्रोफेशन की इंटीग्रिटी पर भी सवाल उठाता है, डाउट क्रिएट करता है। दोस्तों, ऐसा ही एक मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक एडवोकेट को उसके प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के कारण उसके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया। ऐसा क्या किया था उस एडवोकेट ने कि ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस एडवोकेट के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया। दोस्तों, इस केस के फैक्ट्स जानने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह की लीगल वीडियोस, लीगल अपडेट्स मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। यदि आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप मुझसे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी 4 ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं केस के फैक्ट्स क्या थे। दोस्तों, इस केस में जिस एडवोकेट का लाइसेंस सस्पेंड किया गया था वो एडवोकेट के साथ साथ रियल एस्टेट एजेंट का भी काम कर रहा था। हुआ यूं कि एक क्लाइंट के द्वारा एडवोकेट को अपनी प्रॉपर्टी केस के लिए एंगेज किया जाता है और जब केस चल रहा था उस दौरान ये चीज़ सामने आई कि एडवोकेट के द्वारा अपने क्लाइंट से उसकी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जर्नल ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम पर ली गई और ये प्रॉपर्टी वो थी जिसका केस ऑलरेडी उसके पास चल रहा था। दोस्तों, जब ये मैटर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास पहुंचा तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस मैटर को बड़ी गंभीरता से लिया, सीरियसली लिया और एडवोकेट के इस एक्ट को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना। बार काउंसिल के द्वारा एडवोकेट के लाइसेंस को 5 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद एडवोकेट के द्वारा इसकी अपील ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में डाली गई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एडवोकेट का कहना था, और यही उसकी डिफेंस नीचे बार काउंसिल में भी थी, कि वो एडवोकेट की प्रैक्टिस के साथ साथ रियल एस्टेट का बिजनेस भी करता है, प्रॉपर्टीज को खरीदता है, बेचता है। दोस्तों, एडवोकेट का ये भी कहना था कि उसके क्लाइंट का अपनी फैमिली के साथ डिस्प्यूट चल रहा था और क्योंकि क्लाइंट की उम्र ज़्यादा थी, ओल्ड एज थी, तो इसलिए क्लाइंट ने उसे रिक्वेस्ट किया कि वो अपनी हाफ प्रॉपर्टी बेचना चाहती है। और क्योंकि ऐसे में एडवोकेट रियल एस्टेट बिजनेस का भी काम करता था, रियल एस्टेट एजेंसी का भी काम करता था, तो ऐसे में क्लाइंट ने अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए एडवोकेट को अप्रोच किया और उसके नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट कर दी। यानी कि एडवोकेट ने इस तरह शो किया कि सब कुछ क्लाइंट की तरफ से हुआ है। एडवोकेट का ये भी कहना था
कि जो भी कंसिडरेशन अमाउंट थी वो क्लाइंट को कैश में दी गई थी और क्लाइंट ने उसे रियल एस्टेट एजेंट के बतौर पर 2% कमीशन पे करी। इस तरह से एडवोकेट का कहना था कि उसने जो भी कुछ किया वो एज ए रियल एस्टेट एजेंट किया, ना कि एज एडवोकेट। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये बात को ऑब्जर्व कर रहा था कि किस तरह से एडवोकेट ने सभी कुछ एडमिट कर लिया था, यानी कि एडवोकेट एडवोकेसी भी कर रहा था और साथ में रियल एस्टेट का बिजनेस भी कर रहा था, रियल एस्टेट एजेंट के बतौर पर काम भी कर रहा था। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एडवोकेट के द्वारा इस तरह का कंडक्ट लीगल एथिक्स और प्रोफेशनल एथिक्स को वायलेट करता है, यानी कि एडवोकेट के द्वारा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया गया। एडवोकेट ने अपने क्लाइंट के बेस्ट इंटरेस्ट में काम नहीं किया और एक एडवोकेट रहते हुए उसने रियल एस्टेट बिजनेस या रियल एस्टेट एजेंट का भी काम किया। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के डिसीजन से बिल्कुल सहमत था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि एडवोकेट के लाइसेंस को सस्पेंड किया जाना बिल्कुल सही है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया कि किसी भी क्लाइंट के लिए उसके एडवोकेट का लीगली साउंड होना भी जरूरी है और उसका प्रोफेशनल कंडक्ट भी सही होना बहुत जरूरी है। एक एडवोकेट और एक क्लाइंट का रिलेशनशिप केवल और केवल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पर बेस्ड रहता है। ऐसे में ये दोनों की जिम्मेवारी है कि वो एक दूसरे के ट्रस्ट को कायम रखें और किसी भी तरह से ट्रस्ट को टूटने ना दें। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन हर एडवोकेट को एक लेसन देता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को याद दिलाता है कि उन्होंने अपने क्लाइंट के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना है और हमेशा हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करना है। दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और यदि कभी जरूरत पड़े तो अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।